यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट चल रहा है, ठीक है, मेंटरशिप टेस्ट है। उसमें मैं आपको जो पहला नंबर टेस्ट है वो आपको करा चुका हूँ, ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन का। ये सेकंड नंबर टेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो 2 नंबर टेस्ट है, इसको यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ से भी पूरा करा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा थर्ड नंबर, तो इस टाइप से पूरे आपके करीब 15 पेपर यहाँ से आएंगे, ठीक है। 15-16 जो भी पेपर आएंगे वो मैं आपको यहाँ से जो जब भी आता रहेगा मैं आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन कराता रहूँगा, ठीक है। जो मेंटरशिप जो टेस्ट है, ठीक है, जो अदर टेस्ट हो रहे हैं दृष्टि के और भी टेस्ट में करा रहा हूँ, उससे कई टाइप से अलग है ये, ठीक है। कई टाइप से अलग मतलब क्या है, कहने का मतलब ये जो दृष्टि के मेंटरशिप जो काफ़ी अच्छे टीचर जो फैकल्टी हैं उनकी तरह क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अलग हटके और न्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है, बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहे हैं राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ये है। तो इनमें जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आप करेगा, ये बोल रहा है जो नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला करेक्ट है क्योंकि ये दोनों विशेषताएं मैं भारतीय संविधान की जो विशेषता उनको बताता है, राइट। उसके बाद जो भारतीय संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के गारंटर या उत्तरदायी या और संविधान के संरक्षक माना जाता है, ना कि आपको राष्ट्रपति को, तो ये गलत हो जाएगा। पूछे कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार की जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं है, ठीक है। यह मुख्य विशेषताएं होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान के स्वरूप को एकात्मक जो किंतु है, एकात्मक है किंतु भावना में संघात्मक इसको बोलते हैं, राइट। तो सेकंड यहाँ से गलत हो, क्योंकि भारतीय संविधान को विविध प्रकार से स्वरूप में संघात्मक है, लेकिन भावना में क्या एकात्मक के रूप में वर्णित किया गया है, राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा गलत है, तो बी यहाँ से इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ से, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4 का ए मूल कर्तव्यों को शामिल यहाँ पर किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका 3 का बी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। 1976 में गठित जो आपकी इस समिति ने मूल कर्तव्य के लिए एक नए प्रावधान को यहाँ पर शामिल किया था। भाग 4 क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें शामिल किया था, जिसे अंतः संविधान के भाग 4 के तहत यहाँ पर शामिल किया गया, तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें कुछ क्या शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, ठीक है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द को सही अनुक्रम क्या है आपको ये बताना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको एक बार याद अच्छे से रट करके रख लेना कि जो भी यहाँ पर आएगा तो हम करेक्ट आंसर करना है मुझे, ठीक है। करेक्ट आंसर जो फोर्थ का हो गया यहाँ से आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपकी अखंडता, यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, अनुक्रम यहाँ पर इसका टाइप से यहाँ जो सेट रहेगा वो शामिल करेंगे, ठीक है। फोर्थ का सी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो 5 वर्ष के लिए भारत का एक समुद्र पारिक नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष के लिए भारत में रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा, किस टाइप में करेगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, पाँचवें का हमारा ए नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है। क्योंकि नागरिकता नियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे कि जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र, ठीक है। तो पंजीकरण के बारे में क्या होती है, पंजीकरण की पूरी डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, राइट। इसमें क्या होता है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष तक क्या भारत में रह चुका हो या भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हों, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे जो इसकी विशेषता है वो बताता है, तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी ऐसे देश के नागरिक को जहां भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो 6 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा इसका। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो इनमें से कुछ ऐसे जो हैं इसमें 6 क्वेश्चन में इसमें बताया गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है आपका, ठीक है, 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें जो मैंने आपको बताई थी वो, ठीक है, जो बताई मैंने आपको, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, ठीक है, ये सब। इसमें प्राकृतिक रूप से जो करेगा, प्राकृतिक रूप से कैसे होता है, प्राकृतिक रूप से होता है केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को अवैध, ठीक है, अवैध या प्रवासी, ठीक है, ना हो, उसकी प्राकृतिक रूप में नागरिकता प्रमाण पत्र को प्रदान करता है। यह व्यक्ति
निम्नलिखित योग्यता रखता हूँ। कौन कौन सी योग्यताएं? देखो, वे भारत में रहा हो, भारत सरकार की किसी सेवा में रहो, ठीक है, या उनमें से कुछ काम यहाँ पर किया हो इसका, ठीक है। ये 12 वर्ष तक क्या है, 12 माह तक, इस अवधि से 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो भारत में रहो, ठीक है, भारत सरकार की सेवा में रहो, ठीक, ये मैं आपको पहले भी बता दूँ, ठीक है। वह संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता हो, जो 8वीं सूची में जो भाषाएं उसमें अच्छा ज्ञान रखता हो, ठीक है। उसके पास क्या है, अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, भारत सरकार उपयुक्त जो प्राकृतिक शर्तें हैं उसके मामले में एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति विशेष सेवा ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, ठीक है, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि किसी विदेश क्षेत्र में भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार के उस क्षेत्र के विशेष से संबंधित जो व्यक्ति हैं उसको भारत का नागरिक घोषित करती है, ठीक है, ना कि आवेदन करना पड़ता। तो आपका ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, जो आपको नागरिकता मैंने आपको बताया किस किस टाइप से नागरिकता ले सकते हैं, तो आपको पांचों जो बातें बताई मैंने वो आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। अपना नोट्स जो भी रहेगा पॉलिटी का उससे आप पढ़ सकते हैं, बेसिक, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट है वो, इस पर विचार करना है संघीय प्रणाली के बारे में। ये एक स्थिर सरकार क्या है, प्रदान करती है, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, ये एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, गलत है। ये अस्थिर सरकार यानी एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं करती है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मंत्री, विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा बोला है, इसमें सरकार की नीतियाँ की निरंतरता बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नीतियों की जो निरंतरता उसमें कमी अर्थात सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता के कारण ये लंबी अवधि की नीतियों के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, राज्य के नीति निषेध तत्व जो सिद्धांत उसके बारे में क्वेश्चन है। ये केवल विधायी मामलों में राज्य को जो संवैधानिक निर्देश है वो देते हैं, ठीक है। यह राज्य के जो मामले के संवैधानिक निर्देश हैं, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा, पहला गलत है, क्योंकि ये संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इसलिए। दूसरा, गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निषेध सिद्धांत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आर्टिकल 48 में बताता है ये बातें, ठीक है। तो ये करेक्ट है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो आपका ओनली 2, केवल 2, 20 का आंसर हो जाएगा 8th का। 9वां नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ से, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, क्या बोले, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही बोला है। दूसरा, ये नैतिक कर्तव्यों के साथ नागरिकों के कर्तव्य का संयोजन है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य के साथ ही नागरिकों के कर्तव्य का संयोजन होता है। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के महान जो आदर्श हैं उनको मानना और एक नैतिक दायित्व यह भी होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चूँकि ये गैर न्याय संगत है इसलिए इन्हें संसदीय कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, हालांकि संसद उचित कानून द्वारा इन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है, ये बोला लागू नहीं कर सकता, तो गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, पूछा सही है 1 2। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची के संदर्भ में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इन क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना की सरकार जो कार्यकारी शक्ति है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो 10वां है इसका हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रशासन के बारे में जिन्हें राज्यों को निर्देश देता है वो केंद्र की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत होते हैं, ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्यपाल के पास ये निर्देश देने का अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम विशेष किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू ना हो, ठीक है। सेकंड बात भी आपकी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। पूछा क्या है, सही कौन सा है, हमारा आंसर हो जाएगा सी 10वें का। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन जो संबंधित विधेयक है इसको स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। तो 11 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के आरंभ इस प्रयोजन के लिए विधेयक को संसद में दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल में, राइट। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, गलत हो गया। दूसरा, बिना राष्ट्रपति संतुष्टि के कर आरोपित करने वाला कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के संतुष्टि पे आरोपित वाला कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया सकेगा, ठीक है। इस प्रकार का विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, ठीक है। तो यह भी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ये गलत हो गया, सही पूछा कौन सा गलत है, तो आपका पहला गलत है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने से पूर्व भारतीय संसद की आवश्यकता होती है, किसकी? ठीक है, किसकी आवश्यकता यहाँ पर होती है? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा राज्यसभा के अनुमोदन से। ठीक है, पहला क्या होगा? राज्यसभा के अनुमोदन से, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति से यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं है, तो राष्ट्रपति से यहाँ पर गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं की अधिसंख्या, ये भी कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ क्या है? राज्यसभा के अनुमोदन से, ओनली 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है पूछा है। 13 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो 13 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आपका करेक्ट है। तीसरा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे सकती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो तीनों बातें एकदम यहाँ से सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपने प्रादुर्भाव में मंत्रिमंडलीय समितियां संविधानेतर हैं और इनका नेतृत्व केवल प्रधानमंत्री द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने जो प्रादुर्भाव है इसमें मंत्रिमंडल की समितियां गैर संवैधानिक अथवा संवैधानेतर होती हैं। दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, यहाँ पे बोला संविधानेतर है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी स्थापना के लिए कहा गया है कि आमतौर पर इन समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री भी इनकी या गृह मंत्री भी इसकी समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा मंत्रिमंडल समितियों ने केवल कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? ये आपका गलत है। समानता इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री में होते हैं, तथापि कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? राजनीतिक मामले में समिति में केंद्रीय सचिवालय में, ठीक है, केंद्रीय सचिवालय में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसमें घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित राजनीतिक परिस्थितियों में संबंधित जो आपके मामले हैं, ठीक है, इनको देखती है। और नियुक्ति संबंधित समिति जो है इसमें केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यम है, इनकी वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। पूछा गया कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं, 14 का डी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके। ठीक है, क्या बोला? पहला अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके। दूसरा क्या है? धन्यवाद जो प्रस्ताव उसको पारित ना करके। ठीक है, ये दिया सेकंड स्टेटमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से है लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा। ठीक है, तो देखो जो पहला स्टेटमेंट हमारा है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति से, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें एकदम करेक्ट है, तो यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विशेष संबोधन करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो बोल रहा है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष संबोधन करता है और वह प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में इसको संबोधित करता है। संसद के एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के जो प्रारंभ होने के मध्य जो अवधि होती है, मध्य की समयावधि को सत्र कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान, ये लोकसभा के मामले जब तक विघटन है, ठीक है, विघटन है, उसकी मध्य अवधि जो समयावधि होती है उसको सत्र बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा दूसरा गलत हो जाएगा। संसद के सत्र की प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य के समयावधि को अवकाश कहते हैं। तीसरा आपका गलत है, मैंने इसको सत्र ही बोलते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये भी गलत है, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछे कौन सा सही है, तो ओनली 1 बी। 17 नंबर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता उल्लिखित प्रक्रियाओं के से बाद नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, इससे बाद नहीं है। दूसरा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ना कि उच्च न्यायालय में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत है। देखो ऐसा ही नहीं है कि आप अब ये नहीं संभव नहीं कि आप कोई पीड़ित लोक सेवक संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। वादी स्वयं अथवा
एक वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। कौन सा? 1 और 3 करेक्ट है। आपने आंसर क्या पूछा है? सही पूछा है, तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका ए, 17 का ए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोला जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों को प्रसारित करने और उन्हें संलिप्त होने पर किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुनने जाने के लिए आयोग घोषित करता है। ठीक है, जो 18 का पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। ठीक है, ये बात आपकी सही बोल रहा है, क्योंकि उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती जैसे जो सामाजिक अपराध हैं उससे प्रयास करते हुए संलिप्त ना पाया गया हो। ठीक है, दूसरा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्भरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। वहीं 10वीं अनुसूची के तहत इस पर सभापति राज्यसभा में और अध्यक्ष लोकसभा में इस पर निर्णय लेता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, दोनों बातें सही है, तो हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की समेकित निधि, ठीक है, समेकित निधि के भारित व्यय के अंतर्गत शामिल है, अर्थात बजट का गैर मतदान योग्य हिस्सा है। ठीक है, कौन कौन से? तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, भारत के नीति कार्यपालिका परीक्षक तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात सही है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, और उनके वेतन भत्ते, पेंशन, ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन और वेतन भत्ते में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 और 3 करेक्ट है। पूछा क्या? सही उत्तर हमारा 1 और 3 ए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा क्या है? निर्धारित की जाती है। राइट, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वह सदन के भीतर भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उसकी कार्यों तथा आचरण की चर्चा और आलोचना लोकसभा में नहीं की जा सकती है, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें एकदम सही बोले लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त स्टेटमेंट है, संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण या वित्तीय बिलों पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका करेक्ट है, बात सही बोल रहा है। दूसरा यहाँ से बोल रहे हैं, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो, क्योंकि संयुक्त बैठक की कार्यवाही जो है लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड नंबर। संयुक्त बैठक की तब की जा सकती है जब राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार की बैठक को नोटिस जारी करने के पश्चात लोकसभा विघटन हुआ हो। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आपका केवल 2 सही नहीं है ये। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, संसदीय विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में पारित तथा राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा में विघटन पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में जो पारित है ये तो राज्यसभा में विचाराधीन है, तो विधेयक क्या समाप्त हो जाता है। तीसरा, जब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सत्रावसान कर दिया जाए तो लोकसभा में विचाराधीन कोई विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? ये आपका गलत होगा, क्योंकि सत्रावसान न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करना, ठीक है, इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन जो काम है उस पर प्रभाव नहीं डालता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, पूछा गया सही, तो ए आंसर हो जाएगा 1 2। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थगन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसी असाधारण उपकरण माना जाता है क्योंकि इससे सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, और इसे इसलिए क्योंकि राज्यसभा में इस उपकरण को संयोग से प्रयोग करने की जो अनुमति होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव पारित होना अविश्वास प्रस्ताव पारित होने को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पारित होना अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना को नहीं दर्शाता है। राइट, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट ये आपका सही होगा। देखो, आप मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको ये सब कुछ पता हो गया, ठीक है, आपको ये नहीं देखना पहले से क्या सही है क्या गलत है, आपको पहले देख लिया कि क्या सही है, आप लास्ट में देखो कि क्या सही पूछ रहा है। सही पूछ रहा है आपसे
ये सही पूछ रहा है तो आपने सीधा सा 3 मार दिया आंसर, केवल 3। अगर पूछता गलत है तो आपसे गलत मारते हैं। आप इसे एक बार गलत ढूंढोगे कौन सा सही पूछ रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। एक बार आप निकाल के रख लो और सीधे से आप लास्ट में ऑप्शन मार दो क्या ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद संप्रभु इकाई नहीं है, ठीक है। भारतीय संसद क्या संप्रभु इकाई नहीं है तो कौन किस किस को कूट को यहाँ पर ये दर्शा रहा है इसको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है संविधान की लिखित प्रकृति के कारण, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। न्यायिक समीक्षा के कारण, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, तीसरा बोला है सरकार की संघीय व्यवस्था के कारण। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारतीय संसद की जो संप्रभु इकाई है, इकाई नहीं है, कौन सी, ये 1, 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सदन की अवमानना के लिए दंडित करने की जो संसद की शक्ति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद को अवमानना करार देना या नहीं, इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए संसद या सदन या राज्य विधानमंडल एकमात्र अधिकरण होगा, ठीक है। तो 25 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका हो जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सदन की सेवा, निष्कासन और निलंबन द्वारा अपने सदस्यों को दंडित कर सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा, न्यायालयों को सदन या उसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषिद्ध अधिकार यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है आपकी सदन की अवमानना को दंडित करने के लिए संसद में, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से लागू करता है, ठीक है, या लागू होता है। पहला स्टेटमेंट, ये सदस्य सदन के सत्र के दौरान किसी भी अपराध के लिए जेल में गिरफ्तारी या हिरासत में रहने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलते 40 दिन तक पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी यहाँ पर नहीं बनाया सकता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई भी सदस्य संसद या किसी समिति में बोले गए उनके द्वारा दिए गए मत के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, बी। अगला है 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 है निम्नलिखित कथनों में से किस समिति को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा रिपोर्ट यहाँ पर जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर 27 का आपको हो जाएगा लोक लेखा। काफ़ी बार क्वेश्चन ये मैंने डिस्कस करा दिया, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28, संसदीय समितियों के बारे में क्वेश्चन है। संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये समितियाँ संविधान की में उल्लिखित हैं, ठीक है। क्या संविधान में उल्लिखित है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये परामर्शदात्री सलाहकार समितियाँ संसदीय समितियों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गैर सरकारी सदस्यों को विधेयक तथा संकल्पों संबंधी जो समिति है लोकसभा में विशेष समिति होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो आपका आंसर 28 का हो जाएगा डी, ठीक है। 29, निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ और पद लोकसभा से असमान है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। पहला है राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा करती है परंतु अनुदान की मांगों पर मत नहीं दे सकती है, ठीक है। तो 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के लिए विधेयक केवल राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। दूसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, सही है गलत, पूछा कौन सा सही है, तो आपका ओनली 1 करेक्ट है। 30, धन विधेयक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है, ठीक है। 30 का स्टेटमेंट यहाँ पर जो पहला बोला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, इन्हें केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं स्टेटमेंट में। 30 का हमारा हो जाएगा डी, तीनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। 31, निम्नलिखित में से किस या किन आधारों पर किसी विधायी अधिनियम द्वारा या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। स्टेटमेंट है, यह मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता हो, ठीक है। क्या है, मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता हो, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये मौलिक कर्तव्यों को उल्लंघन ना करके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, मौलिक अधिकारों का। ये उस प्राधिकारी को सक्षमता से बाहर का है जिसे ये बनाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा क्योंकि ये उस प्राधिकारी को सक्षमता से बाहर का है जिससे इसे बनाया है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये संवैधानिक, देखो इसका मतलब सेकंड वाले था जो
जिसने इसे बनाया वो इससे बाहर रहेगा, ठीक है, ये बताया गया है। ये संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट है। 2 करेक्ट है, पूछा कौन सा है, 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे डी। 32 सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा आपका सलाहकार जो क्षेत्राधिकार है ये, ठीक है। 33 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य विधायिका द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट 33 का आपका ये रहा, जबकि आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरीके से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हटाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट 33 का आपका यहाँ से हो जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायस्थान में स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है। और स्थानांतरण वह अपने केवल वेतन या क्षतिपूर्ति भत्ता जो उसके संसद की निर्धारित किया गया उसके हिसाब से यहाँ पर ये करेगा, उसके लिए दिक्कत होगा। तो ये पहले आपका दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ओनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों गलत है, तो आंसर हमारा 33 का सी हो जाएगा। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आपके दोनों सही नहीं है, ठीक है। 33 में अगला देखते हैं। अगला यहाँ से 34 नंबर 34 क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल यहाँ पर करता है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, उसकी सिफारिश होनी चाहिए। उसके पास आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी सजा देने की शक्ति है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, उससे क्या है, इन सब में शक्ति प्राप्त होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 34 का, तीनों करेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा 34 डी हो जाएगा। अगला क्या है 35, जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। फिर से क्वेश्चन है, उसे केवल दीवानी मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। 35 का पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जिला न्यायाधीश का सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी है, जो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, उससे सिविल और आपराधिक मामले का मूल अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। उसे दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश भी होता है, ठीक है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहता है, तथा जब वह फौजदारी मामलों में सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यहाँ पर कहता है। तो पहला आपका आंसर गलत हो जाएगा, 35 का पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, उसके पास जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण की शक्ति होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ये बात सही है। उसे यदि अपील नहीं की गई है तो उसके द्वारा दिए गए जो मृत्युदंड है उच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होगा, सत्र न्यायाधीश को किसी अपराधी या उम्रकैद से लेकर मृत्युदंड देने का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड तब भी अमल किया जाता है जब राज्य का उच्च न्यायालय उस पर अनुमोदन कर देगा, ठीक है। साथ ही उसके द्वारा पारित जो मृत्युदंड है उच्च न्यायालय में पुष्टि के बाद पुष्टि के अधीन रहेगा, चाहे वो कोई अपील की हो या नहीं की हो, ठीक है। तो आपको जो उच्च न्यायालय वो देखेगा, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो ओनली 2 सही है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, सी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो, याद कर लेना आपको। 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक अदालत न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों को देखती है बल्कि उन विवादों का भी निपटारा करती है जो न्यायालय में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 36 का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। लोक अदालत में केवल अध्यक्ष के रूप में एक उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्यों के रूप में एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इस इलाके के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा इन व्यक्तियों में शामिल होंगे जिसमें कि लोक अदालत का आयोजन करने के लिए जो एजेंसी होती हैं वो निर्दिष्ट करेंगी, ठीक है। साधारणतः एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा एक वकील सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पूछा कौन सा सही है, 1 और 3, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लोक अदालतों को आयोजित कर सकते हैं, ठीक है। 37 का हमारा देखना है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के वैधानिक जो सेवाएं समिति हैं ये, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा,
उच्च न्यायालय की वैधानिक सेवाएं समिति, ये भी करेक्ट है। राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण, ये भी करेक्ट है। चौथा भी आपका करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट हैं जो हमारी लोक अदालतों को आयोजित यहाँ पर कर सकती हैं, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, ग्राम न्यायालय जो अधिनियम है 2008, इसमें जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की निम्नलिखित में से विशेषता पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या है, देखते हैं इसको। इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ये फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों जो न्यायालय है उसके बीच शक्ति का प्रयोग करता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को निर्देशित करता है और उसमें उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तुम्हारा 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर होगा आपका, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसमें देखो दिया नहीं है, आंसर इसमें 1 और 2 3 होना चाहिए आंसर, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 और 3 तीनों यहाँ पर इसके आंसर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, तो आंसर आप लिख लेंगे अपना, अलग से आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, राइट। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक सामान्य मतदाता सूची होनी चाहिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बता रहे हैं। दूसरा, चित्त विकृति अपराध या भ्रष्ट जो अवैध आचरण है उसके आधार पर संविधान एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भविष्य के मंत्री कार्यालय के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने के लिए विपक्षी दल द्वारा इनकी संरचना की गई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो 40 नंबर है इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला करेक्ट है। दूसरा, यह भारतीय संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये भारत में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तीसरा, इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से हुई थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, क्योंकि छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली से उद्भूत अनूठी व्यवस्था है, ठीक है। तो आपका ही करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3। 41, निम्नलिखित में से कौन सा देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा, कौन सा देशीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड हैं, ठीक है। कौन सा है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है 8वीं सूची में अनुसूचित किसी भाषा का क्या ज्ञान होना, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, देशीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 मास की अवधि तक भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है तो सी। पूछा सही कौन सा है। 42, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट देखते हैं इसका 42 का। बाह्य आक्रमण की आंतरिक सुरक्षा जो होती है, आंशिक से राज्यों की रक्षा करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के जो अनुसार संचालित हो रही हैं, ये भी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर और संसद के दोनों सदनों के जो साधारण बहुमत उसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो इसको देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर है। देखो स्टेटमेंट हमारे हैं, पहला, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन करने से, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से क्या है, दूसरा यहाँ से होगा नागरिकता अर्जन और समाप्ति, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। और क्या है, सेकंड अनुसूची जो दूसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल या सदन के अध्यक्ष उनके जो न्यायाधीश हैं वो भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इसमें वो नहीं दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। चौथा 5वां गलत है यहाँ से। और जो 3 ने बताया चौथा मैंने आपको बताया सेकंड अनुसूची वाला, वो ऐड कर सकते हैं आप। राज्यों की विधानसभाओं का निर्माण या उनकी समाप्ति यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उत्पादन या सर्जन। और भी यहाँ पर क्या होगा, और जैसे कि 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनकी अनुसूचित जातियों का प्रशासन, ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव है ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। नागरिकता प्राप्ति की और समाप्ति, ये भी। तो ये सब जितने मैंने 4 और बताए वो भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें, ये 2 यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। ओनली 1 2 3 होंगे। तो 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ से, मैंने जैसे देखा आंसर बी है 1 2 3, ठीक है। 44, निम्नलिखित कथनों पर
निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सरकार संसदीय प्रणाली की विशेषता है? संसदीय प्रणाली की विशेषता में से कौन सी है? करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा आपका बहुमत दल का शासन, ठीक है, एक ही हो जाएगी, विशेषता होती है इसकी। दूसरा दोहरी कार्यपालिका, ये भी है, ठीक है, बहुमत दल का, दोहरी कार्यपालिका, और सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी आपका होगा, राइट है। शक्ति का पृथक्करण, ये यहाँ पर इसका नहीं होता है, ठीक है, ये गलत होगा। इसके बाद कौन कौन से होते हैं मैं आपको और बता देता हूँ। 3 तो हैं, ये करेक्ट है। 2-3 बातें और हैं। एक आपका राजनीतिक एक रूपता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दोहरी सदस्यता, ये भी लिख सकते हो, राइट। निचले सदन का विघटन, ये भी लिख सकते हो, राइट। और सामूहिक उत्तरदायित्व ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2-3 मैंने आपको बताया, यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसके आंसर हो जाएंगे सी। 45 निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? ठीक है, मूल संरचना के भाग में से कौन से हैं, तो ये बताना है 45 में। देखते हैं इसको। संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली, ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा कल्याणकारी राज, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। न्याय तक पहुंच, ये भी करेक्ट है। संविधान की धर्मनिरपेक्ष, ये भी करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट क्या है जो हमारी भारतीय संविधान है उसकी मूल संरचना के भाग हैं। देखो आपको ये सब जो क्वेश्चन हमारे चारों सही हो रहे हैं, आपको एक यहीं पर फिगर बना लेना है, A4 शीट लेके बैठना है। भारतीय संविधान की मूल संरचना, ठीक है, मूल संरचना में कौन कौन से हैं, उसमें 1, 2 जो मैंने बताया, 3, 4 और जो भी मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रहेंगे। ये आंसर डी हो जाएगा 46। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं? ठीक है, संघवाद को सशक्त करते हैं, कौन से प्रावधान में से, तो अब ये बताना है आपको, राइट। देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका होती है, ये आपको जो इसका संघवाद इसको सशक्त नहीं करती है, ये आपकी दोहरी राजनीतिक प्रणाली वो उसमें करता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। कठोर संविधान, ठीक है, कठोर संविधान, ये भी आपका, क्योंकि संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों का विभाजन के लिए उनके साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता का पालन तभी हो सकता है जब इनके संशोधन की विधि कठोर हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा दूसरा। तीसरा विधि का शासन, विधि का शासन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका शक्तियों का विभाजन, ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है, ये गलत होगा। आपातकालीन प्रावधान, ये भी यहाँ पर इसका नहीं होगा, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये होगा इसमें, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था होगा, ये आपका इसमें ऐड करेंगे, राइट, ये होगा। 2 आपका कठोर संविधान और आपका ये जो 5वां नंबर है ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा। जो मैंने आपको 1-2 और बताया, जैसे कि शक्तियों का विभाजन, ये ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। लिखित संविधान ऐड कर सकते हो, स्वतंत्र न्यायपालिका ऐड कर सकते हो, ठीक है। कठोर संविधान तो दिया, ये तो 2-3 बातें आप और ऐड कर सकते हो यहाँ पर, जो प्रावधान है संघवाद को सशक्त करते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर सी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायालय में प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। तो 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत होगा। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद जो 39A है, इसमें यह प्रदान करता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली के जो कार्यान्वयन है उसके अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना और उसे विशेष रूप से मुफ्त कानूनी सहायता को प्रदान करना। चूंकि इसका उल्लेख राज्य के नीति तत्व है उसके अंतर्गत किया गया, ये न्यायालय के प्रवर्तनीय क्षेत्र अधिकार या अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका प्रावधान है आर्टिकल जो 48 है, अनुच्छेद 48, उसमें DPSP में जो बताया गया है कि कृषि पशुपालन को उसको व्यवस्थित करने को निर्देश देता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दोनों आंसर गलत है, 47 का आंसर हमारा हो जाएगा डी 48। निम्नलिखित नियमों पर विचार करना है, अनुसूचियाँ दी हैं और आपके प्रावधान दिए हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहली अनुसूची क्या होगी? देखो पहली अनुसूची यहाँ पर दूसरी दी है, 9वीं दी है, 12वीं दी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, ये सब क्या है, इसकी जो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, भत्ते हैं, संबंधित प्रावधान यहाँ पर ये किए गए हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी बात करता है वेतन भत्तों की। नवीन सूची क्या बोलता है? नवीन सूची बोलता है आपसे भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन, ठीक है, संबंधित राज्य की विधायिका या मामले, तो उसके अनुसार संसद जो अधिनियम बना थी वो दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में आता है, 9वीं में नहीं आता है, गलत हो गया। 12वीं अनुसूची क्या बताती है? 12वीं अनुसूची बताती है नगर निकायों की शक्ति या जो उसका प्राधिकार क्षेत्र होता है वो, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को नहीं बताती है। तो तीनों गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये एक संविधिक सलाहकारी निकाय है। पहला स्टेटमेंट क्या है? संविधिक सलाहकारी निकाय, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आंसर आपका? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि विधि आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है, ठीक है, ये
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है, गठित किया जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा इसे निश्चित कार्यकाल के लिए समय समय पर गठित किया जाता है। इसको कोई श्योर वे नहीं कि 5 वर्ष में ही होगा। ये विधानों के समेकन संहिताकरण के लिए विधायी उपायों की सिफारिश करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका, ये सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी जो दो स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा करेक्ट होगा, तीसरा गलत नहीं होगा। तीसरा पद बोला ये विधानों में समेकन और संहिताकरण के लिए विधायी उपायों की सिफारिश करता है, राइट। ये सही बोला है कि इसकी सिफारिश करता है, इसके लिए बाध्यकारी यहाँ पर नहीं है कि सिफारिश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि बोला सिफारिश नहीं करता, मुझे लगा ये, ठीक है। तो आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, 2 इनकरेक्ट है और 1 सही है। तो पूछा क्या है कौन सा सही है, तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। 49 स्टेटमेंट आपको एक बार अच्छे से पढ़ के रीड करना है क्या यहाँ पर बोल रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निषेध तत्वों का पालन किया जाता है, ठीक है। किन निकायों द्वारा जो राज्य के नीति निषेध तत्व है उनका यहाँ पर पालन किया जाता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसमें 5वें में, 50वें नंबर में क्या है। पहला स्टेटमेंट बोला है यहाँ से राज्य कार्यपालिका, ठीक है, राज्य विधायिका, संघ कार्यपालिका और जीवन बीमा निगम। तो हमारा जो आंसर रहेगा 50 का, ये आपके सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 50 के डी हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है, इसके जो राज्य के नीति निषेध तत्व इसका यहाँ पर पालन करते हैं, ठीक है। 50 का डी। 51 नंबर क्वेश्चन, डी मतलब चारों। 51 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय कानून और राज्य कानून के जो बीच संघर्ष है, इसकी स्थिति में हमेशा केंद्रीय जो कानून है वो प्रभावी होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसका, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर स्थापित राज्य कानून उसी विषय पर स्थापित केंद्र कानून को प्रभावी होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों में, अवशिष्ट विषय में संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास नहीं होती है। अवशिष्ट जो विषय उसमें कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में नहीं होती, ना कि राज्य में, तो गलत हो जाएंगे दोनों। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। 52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद के समान किसी विधेयक के पारित होने की राज्य में विधानमंडल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ठीक है। जो 52 का पहला स्टेटमेंट है गलत है। संसद में विभिन्न जो आपके हैं संविधान, किसी विधेयक पर असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा, धर्म विधेयक के संबंध में किसी भी राज्य की विधान परिषद या राज्यसभा का समान दर्जा दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका सही है। तो पूछा क्या है कौन सा गलत है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। 53 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के ये करेक्ट है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र मृत्यु से ये विघटित हो जाती है, तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। पूछा क्या है कौन सा सही है, तो 2 और 3 आपके सही होंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा में नियमों के तहत सदन सदस्यों के बीच से सभाध्यक्षों की तालिका को नामित करता है, ठीक है। 54 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि राज्यसभा के नियमित जो तहत सदस्य हैं इनके बीच से उपसभापति की तालिका का पैनल को नामित करता है इनको, ठीक है। अगला है सभापति, उपसभापति या उपसभाध्यक्ष की तालिका में अतिरिक्त किसी भी सदस्य के कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उपसभाध्यक्ष तालिका का कोई भी सदस्य उपस्थित ना हो तब वो क्या है, इसमें चयनित व्यक्ति को भी ले सकता है, ठीक है। गलत हो जाएगा। सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर उपसभाध्यक्षों की तालिका का सदस्य मतदान अध्यक्ष करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। उल्लेखनीय कि सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर उपसभाध्यक्ष तालिका का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तीनों गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थगन की शक्ति संसद के पीठासीन अधिकारी के पास होती जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ये गलत है। राष्ट्रपति के पास में नहीं होती है, ये पीठासीन अधिकारी के पास ही होती है, ठीक है। यह निश्चित काल का स्थगन अर्थ अनिश्चित काल के लिए जो संसद इसके सत्र को समाप्त करना। ये स्टेटमेंट जो 55 सेकंड वाला ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान केवल तभी कर सकता है जब सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत है। ओनली क्या करेक्ट है, पूछा क्या कौन सा सही है, तो ओनली 2 सही है, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को तभी संबोधित कर सकता है जब उसे पीठासीन अधिकारी को अनुमति प्राप्त हो, ठीक है। तो 56 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोल रहा है। संसद में कार्यवाही के संचालन के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोनों क्या है आपके करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 56 हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन, संसद के संदर्भ में लेम डक सत्र क्या है, ठीक है। लेम डक सत्र क्या है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये एक मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को
संशोधित या संदर्भित करता है, ठीक है, बताता है। 58 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके बारे में सही बात बता रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 58 को। देखो इसमें जो इसके बारे में सही बात बता रहा है वो सिर्फ ये है, अल्प सूचना ऐसे प्रश्न होते हैं जो 10 दिनों की कम अवधि की सूचना देकर पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट इसका सिर्फ करेक्ट होगा जो प्रश्नकाल के बारे में संसदीय में इसमें जो विशेषता होता है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ आंसर 58 का हो जाएगा 3 नंबर, ओनली 3, ये दोनों आपके गलत होंगे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश है उसके रूप में क्या है, नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट 59 का यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 127 यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कोरम पूरा ना हो, उसमें न्यायालय के किसी भी सत्र को जारी रखने के लिए न्यायाधीश उपलब्ध ना हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में इसमें बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करता है, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपको बोला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि वे अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 124(2) आर्टिकल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रत्येक न्यायाधीश उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मोहर लगाते हैं आज्ञा पत्र उस पर माध्यम से, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के जो उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता हो तब, ठीक है। हालांकि परामर्श के संबंध में विवाद रहता है हमेशा, राइट। संविधान के जो आपका सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग कर सकता है, ये गलत हो जाएगा, कभी भी दे सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 59 का डी, कोई सही नहीं है, सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागालैंड में सामाजिक प्रथाओं से संबंधित संसदीय अधिनियम तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक उन राज्य में विधानसभा का अनुमोदन ना हो, ठीक है, तो ना करे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट 60 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, भू स्वामित्व के एवं हस्तांतरण से संबंधित मामले पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार नागालैंड जो राज्य विधानसभा है उसके अधीन होगा, ठीक है। सेकंड भी आपका करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बात करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 60 का सी। यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 61 नंबर, यदि आप प्रसिद्ध सेला पास तवांग मठ की समृद्ध बौद्ध विरासत जीरो म्यूजिकल जो फेस्टिवल है उसमें बारडो छम नृत्य का अनुभव रहते हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, तो आप भारत की निम्नलिखित में किस राज्य में हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। वन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जिनका विस्तार 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष जो आच्छादन घनत्व है वो 10% या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा, वन आच्छादित क्षेत्र वन के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त वन जो प्रबंधन कार्यक्रम है उसमें सामुदायिक भागीदारी की प्रत्यक्षता यहाँ पर शामिल नहीं करता है, ठीक है। जो 63 का पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त वन जो प्रबंधन कार्यक्रम है इसको जो होने वाले प्रबंधन पुनर्वनीकरण है इसको स्थानांतरित समुदायों को संलग्न करने का अच्छा उदाहरण देता है, यह बोला नहीं करता है। संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक जो रिजर्व हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम में हुए संशोधन को प्रतिफल होते हैं या प्रतिफल हैं, ठीक है। तो सेकंड है आपका करेक्ट है, पूछा क्या कौन सा सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण के स्वस्थाने इन सीटू जिसको बोलते हैं इन सीटू के तरीके इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला बोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ से हो जाएगा संरक्षित वन, ठीक है, आपका राष्ट्रीय उद्यान भी सही है, संरक्षित वन भी सही है। तीसरा आपका क्या है, संरक्षित जैवमंडल, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। जो दूसरा चौथा बोला जो बायोटेक्निकल जो बॉटेनिकल गार्डन बोला है ये आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क या बॉटेनिकल गार्डन बीज बैंक या बागवानी आदि जो बाह्यस्थानीय संरक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, ठीक है, ये बाह्यस्थान होते हैं, स्वस्थानीय नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 65, मिट्टी का यह प्रकार मुख्य रूप से प्राचीन दबेदार और कयांत्रिक चट्टानों के अपक्षय के कारण बनता है। इसकी संरचना का विस्तार बलुई से लेकर चिकनी मिट्टी तक होता है, ठीक है। तो ये सब बात कर रहा है जो पूरी ये किस मिट्टी के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65 का सी, ये जो रेड मिट्टी है लाल मिट्टी उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। ये एक बड़े भूभाग मुख्यतः पूर्वी भारत में दक्षिण भारत के तमिलनाडु केरल के कुछ हिस्सों में भी यह पाई जाती है, ठीक है। अगला 66, भारत के प्रायद्वीप के बारे में
प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर से विचार करना है। ठीक है, भारत की गोंडवाना कोयला भंडार का 90% से अधिक भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 66 का पहला स्टेटमेंट ये बोले। पहला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा नदी, इसकी महानदी द्वारा निर्मित सीमांकन उत्तर दक्षिण जो भारत का बीच पारंपरिक रेखा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है नाइमुडी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2695, ना कि डोडा बेटा। क्या पूछा करेक्ट कौन सा? ओनली वन। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन है, चक्रवात और प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि इसमें से अंतर पर विचार करना है आपको। ठीक है, कौन सा अंतर क्या है इसमें से, ये देखते हैं। इसमें प्रति चक्रवात उच्च दबाव केंद्र होते हैं, जबकि चक्रवात विशेषता निम्न दाब केंद्र से होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये प्रति चक्रवात के विपरीत एक मौसमी घटना होती है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब जो प्रणाली वो होती है, जहाँ से वायु क्या उच्च दाब में निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जबकि चक्रवात केंद्र में निम्न दबाव डालता है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के लिए वायु का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है, जबकि प्रति चक्रवात में वायु का प्रवाह वामावर्त होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात की स्थिति में वायु जो है उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में आपकी दक्षिणावर्त होती है। तो ये गलत हो जाएगी। ओनली आपका 1 करेक्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 67 का। निम्नलिखित में से 68 कौन से कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप से भिन्नता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 68 में पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है अपनी धुरी पर सूर्य का घूर्णन। ठीक है, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूर्य की किरणें के झुकाव का कोण। तीसरा, दिन की लंबाई। चौथा, वातावरण की प्रदर्शन। ये सभी क्या है आपकी जो सूर्य तप है इसकी विभिन्नता को प्रकट करते हैं। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी युवावस्था की यहाँ पर विशेषता है। ठीक है, युवावस्था की विशेषता बता दी है आपको, ये पूछना है बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? छिप्रिका, वी आकार की घाटियाँ, विसर्प, डेल्टा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 69 का सी यहाँ से आंसर होगा। ओनली 1 और 2, विसर्प और डेल्टा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, राइट, तो ओनली 1 2 करेक्ट होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 70 नंबर, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भूमध्यसागरीय कृषि की जाती है? इनमें किन क्षेत्रों में? ठीक है, ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है आपका ट्यूनीशिया में। ठीक है, दूसरा है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। चौथा आपका मेडागास्कर। राइट, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया, दक्षिण कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर यहाँ पर गलत होगा। मेडागास्कर यहाँ पर नहीं होगा। राइट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 71 नंबर, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसका सर्वाधिक उत्पादन गर्म आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होता है। ठीक है, इस फसल के उपयुक्त में विकास के लिए 200 सेंटीमीटर के उससे अधिक वर्षा चाहिए होती है। उच्च श्रम गहन फसल होती है। ये समानता निचली घाटी के जो डेल्टा है उस क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो इसमें से किसकी बातें कर रहा है? ठीक है, ये बातें कर रहा है जूट की। ठीक है, जूट उत्पादन की। 72, ट्रक फार्मिंग का शब्द का किसको संदर्भित करता है? ठीक है, ये संदर्भित करता है आपके सब्जियों की जो खेती होती है इनको। ठीक है, ट्रक कृषि एक प्रकार की बागवानी कृषि प्रणाली जिसमें दूरस्थ बाजार तक पहुंचाने के लिए या एक अधिक सब्जी को व्यापक स्तर पर उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ किसान विशेषता केवल फलों सब्जियों का ही उत्पादन करते हैं उन क्षेत्रों को कृषि ट्रक कृषि खेती भी कहते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सब्जियों खेती। ठीक है, 73 नंबर, प्रति चक्रवात विक्षोभ के जो संदर्भ में आपको विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है उत्तर भारत में सर्दियों में आने वाला चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के आगमन के कारण रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज किया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसमें बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। ये अत्यंत उच्च जो वायु है उस वेग से और भारी वर्षा करते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जो आपकी चक्रवात है इसकी ये विशेषता होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट पर क्या है ये घटित होती हैं। इनमें से अधिकतर चक्रवात वायु तेजी पर प्रवाह करना, मूसलाधार बारिश होना, तो ये सब इसके प्रकार होते हैं। तो सेकंड हमारा बात जो है पश्चिमी चक्रवात, ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक सही उत्तर पूछा है 73 का ए। 74 नंबर क्वेश्चन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको बोलते हैं ITCZ। ठीक है, 74 में, तो इसको देखते हैं इसके बारे में।
कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। ये उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये है ये क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा। ये उत्तर पूर्व मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये उत्तर पूर्व जो से दक्षिण जो पश्चिम मानसून है उसकी ओर पवन की दिशा में उलट जाती है। इससे क्या है, उत्तर जो पूर्व मानसून है इसको यहाँ कहते हैं, इस उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं इसको, इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही कौन सा है, पूछा कौन सा गलत है, तो 1 और 3 दोनों गलत हैं, ठीक है, 1 और 3 दोनों गलत। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 75 नंबर क्वेश्चन, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में जो मौसम की चरम घटना है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट 75 का ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, पहले आपका करेक्ट होगा। दूसरा, ये पूर्वी प्रशांत में पेरू तट के ठंडी धारा की उपस्थिति में संबंध होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपका, ये गलत हो जाएगा, राइट। क्यों गलत होगा, इसमें पूर्वी प्रशांत क्षेत्र पेरू के तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति, ठीक है, न कि ठंडी धाराओं। इसका उपयोग मानसून वर्षा की दीर्घकालिक भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा सही है, तो 1 और 3 सी इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर, मानसून ब्रेक की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शुष्क शीतकाल के दौरान उभरने वाली वर्षा अवधियों से संबंधित है, ठीक है। 76 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान कुछ दिनों की वर्षा के बाद ये 1 या इससे अधिक हफ्ते में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। ये बोला है उभरने वाली वर्षा के अवधियों के संबंधित, ये गलत है। ये तब घटित होता है जब मानसून गर्द के साथ साथ वर्षा लाने में तूफानों की आवृत्ति कम कर देता है। ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला करेक्ट है। तीसरा, ये पश्चिमी तट पर उसके समानांतर चलने वाली हवाओं के कारण उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि पश्चिमी तट पर शुष्क अवधि के संबंध में ये अवधि से जब वायु तट के समानांतर प्रभावित होती है तब होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा सही उत्तर का चयन करना है, तो 2 और 3 सही है आपका, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 77, ये देखो किसी की यहाँ बात कर रहा है, किसी फसल की बात कर रहा है कि कौन सी फसल है, इतने डिग्री में होती है और कौन कौन से क्षेत्र में होती है, तो आपको ये पढ़ना है पूरा, ठीक है। उसके पढ़ने के बाद यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, आपको बात कर रहा है गन्ने की, ठीक है, क्योंकि गन्ना जो आपका है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उत्पादन 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। देखो कुछ जो फसलें जैसे गन्ना है, जूट है, ठीक है, और आपका चावल है, गेहूँ, तो ये सब की बातें आपको याद रख लेनी कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको एक बना लीजिए कि हाँ गन्ने में कितना है, इस सब में कितना है, तो आप एक अगर फिगर पूरा 2-3 पेज में बना लेंगे सब चीज़ का चार्ट, फ्लो चार्ट, तो अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 77 का बी। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की व्यवस्थित करते हैं, इनको देखते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, ग्रीस और साइप्रस। मैप के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो मैप में आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैप जो रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसका मैप, ठीक है। तो मैप वहाँ से आप देख लेंगे क्या है इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका बुल्गारिया, राइट, बुल्गारिया पहले तो यहाँ पर आपका जो आएगा पहला उसको बात कर लेते हैं। पहला आएगा चेक गणराज्य, ठीक है, चेक गणराज्य आएगा, राइट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका बुल्गारिया, चेक गणराज्य, फिर बुल्गारिया, फिर उसके बाद आपका आएगा ग्रीस, फिर आपका आएगा साइप्रस, ठीक है। तो इससे आप सी आंसर आएगा। ये मैं पूरा आपको मैप जो रहेगा वहाँ पे मैं मैप का डाटा शेयर कर दूंगा, ठीक है, 78 क्वेश्चन का टेलीग्राम पर। 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूट्यूब पे भी जो रहता है वहाँ यूट्यूब पे भी मैं इसका स्क्रीनशॉट करके शेयर कर दूंगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक भौगोलिक संकेतक जीआई उत्पाद मुख्य रूप से कृषि प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद होता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की उत्पादित होता है, ठीक है। तो 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ को कृष्ण रंग के पंख वाले ककड़नाथ मुर्गा के लिए भौगोलिक जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के काले रंग की जो है उनको दिया गया, ना कि आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के काले रंग की जो मुर्गी है उसकी प्रजाति को जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है, पंजीकरण दिया गया। उसके लिए यहाँ पर जो कड़कनाथ नामक जो काली मुर्गी प्रजाति है इसको जीआई टैग मध्य प्रदेश, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा मध्य प्रदेश होगा। कड़कनाथ अपने कोलेस्ट्रॉल और उच्च लौह उपस्थिति के लिए यहाँ पर क्या जाना जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट होगा।
सही कौन सा है हमारा, 1 और 3 यहाँ से सही है। पूछा कौन सा, सही पूछा है, तो आपका 1 और 3 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखते हैं कौन सोमेलिस कर रहा है 1 और 2 में, देखते हैं इसको। देखो पहला बोला पॉइंट निमो, ठीक है, पॉइंट निमो आपका है, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी पर नीचे जो निर्जन स्थान है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, व्लांग भारत का पूर्वोत्तर शहर, रुसिकुलिया तट, ये भी पशुओं के लिए प्रसिद्ध नेस्टिंग साइट। तीनों देखो स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो तीनों बातें एकदम सही बोल रहा है ये। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 81 क्वेश्चन है, महासागरीय निक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंख या मट्स, ठीक है, महासागरीय निक्षेप है क्योंकि ये महासागरों से क्या एकत्र होते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा, राइट। क्यों गलत होगा, पंख क्या होते हैं, ये स्थल जात निक्षेप होते हैं क्योंकि ये स्थल द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, महासागरों में होते हैं, स्थल होते हैं। गाद जो होता है, गाद या जिसको बोलते हैं ओज, ये स्थल जात निक्षेप होते हैं क्योंकि वे भूमि से एकत्रित होते हैं। ये देखो इसकी डेफिनेशन इधर बता दी, उसकी उधर कर दी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके गलत होंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कोई सही नहीं है। गाद क्या होता है, जलयात या सागरीय निक्षेप के से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन इसमें कर दी है और इसकी उसमें कर दी है। 82 नंबर देखते हैं, महासागरीय लवणता निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किन कारकों पर निर्भर करती है, अब तो आपको देखना है यहाँ पर। ये वाष्पीकरण की दर पर, नदियों द्वारा लाए गए जो ताजे पानी उसकी मात्रा पर, और धाराओं द्वारा जल मिश्रण की मात्रा पर, और वर्षा की मात्रा पर। तो इन सभी पर क्या है, इनकी कारक पर यह महासागरीय लवणता निर्भर करती है। तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, देखते हैं इसमें। गल्फ स्ट्रीम पहला तो ठीक है, राइट। दूसरा क्या है, ओयासियो की धारा, ये जो गर्म धारा है, यहाँ पर ये उत्तरी प्रशांत की जो सीमा है उसमें ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, गलत हो गया। कनारी धारा, राइट, कैनरी धारा एक शांत समुद्री जलधारा है जो स्पेन, पुर्तगाल और पश्चिमी अफ्रीका के महाद्वीप क्षेत्र में दक्षिण है उसकी ओर क्या है, ये प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक है, ये चलने वाली धारा जो है आपकी, ये समुद्री धुंध के कारण, पानी के कारण यहाँ पर उत्पन्न, और ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, कनारी तो ठंडी हो गई, ये भी गलत हो गई। पूछा क्या, गर्म पूछा हमसे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, 2 गलत हो गए आपके। चौथा जो बोला है लेब्राडोर, ये आपकी गर्म धारा है। तो आपकी गल्फ स्ट्रीम और आपकी लेब्राडोर, ये आपकी गर्म धारा है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 83 का 1-4 ए नंबर। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, करते हैं मैच, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आइसोहेल्स। ठीक है, आइसोहेल्स क्या होता है, आइसोहेल्स जो होगा, आइसोहेल्स ये मानचित्र में समान धूप की जो अवधि है वो बिंदुओं को यहाँ पर मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है, समान जो धूप होती है, तो इसको मिलाएंगे तो हम कहाँ पर आएगा, समान धूप यहाँ पर आएगा। ठीक है, आइसोनेप्स क्या होता है, आइसोनेप्स ये मानचित्र की वह रेखा है जो एक विशेष अवधि में समान मेघाच्छन्न होते हैं उसकी मात्रा को दिखाती है। ठीक है, आइसोनेप्स ये हो गया। आइसोहाइट्स क्या होता है, आइसोहाइट्स होता है ये मानचित्र पर एक विशेष अवधि के दौरान वर्षा की समान जो मात्रा है उसमें बिंदु को जोड़ती है। ठीक है, समान वर्षा की मात्रा को बिंदु को जोड़ती है ये। आइसोबार्स क्या होता है, ये होता है एक मानचित्र वह रेखा जो विशेष रूप से औसत अवधि की समान वायुदाब वाले क्षेत्र को जोड़ती है, समान वायुदाब ये। इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आप वहाँ पर मैच कर लेंगे। आंसर क्या होगा, मैं दिखा भी देता हूँ आंसर क्या है। 84 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी यहाँ से इसका जो मैच किया मैंने उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। 85 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र हैं, पंचक क्षेत्र का उदाहरण है, पंचक जो क्षेत्र हैं या क्षेत्र के एग्जाम्पल होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा 85 का हो जाएगा ए, केंद्रीय मंत्रालय जो में मंत्री जो कैबिनेट मंत्री उनकी सेवाएं देना। ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में से किन कारकों का प्रयोग करके वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 86 का यहाँ से क्या हो जाएगा, जन्म, मृत्यु, अंतःप्रवासन और बाह्यप्रवासन, ये सभी की क्या है, इनकी गणना करके हमारी जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ऊंचाई घटने के साथ साथ क्या है, तापमान जो है उसमें ह्रास और समान ह्रास दर में एनएलआर इसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 87 का ये होगा, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि समान परिस्थितियों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है और इसे समान ह्रास दर यहाँ पर कहते हैं। जब परिस्थितियाँ को उलट जाता है तो समान दर भी उलट जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। मेघाच्छादित आकाश के साथ साथ सर्दियों की लंबी रात तापमान व्युत्क्रम की एक आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों, तापमान व्युत्क्रम एक अल्पावधि घटना है जो सर्दियों के मेघा रहित जो स्थिर हवा है उसकी एक लंबी रात तापमान व्युत्क्रम की आदर्श को दर्शाता है। ठीक है, दिन की उष्मा रात के दौरान यहाँ पर विकिरण होती है और प्रातःकाल में ऊपर की हवा की ओर तुलना में ठंडी हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। तापमान व्युत्क्रम हवा के तापमान में दैनिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। तो 2 गलत हैं, पूछा कौन सा सही है, ओनली 3 सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा।
88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर। महासागरीय धारा के प्रवाह को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से प्राथमिक कारक इनमें से कौन से हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा द्वारा तापन, ठीक है, और आपका गुरुत्वाकर्षण। लवणता और तापमान यहाँ पर इसमें नहीं होगा, राइट। तो हमारा सिर्फ 1 और 4 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें, दो असमान तापमान वाले तत्वों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर संवहन की क्रिया क्या है? घटित होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है और पहला आपका करेक्ट होगा। दूसरा, मध्य अक्षांश क्षेत्र में मौसम के अधिकांश दैनिक परिवर्तन संवहन के कारण यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा, क्योंकि हवा क्षैतिज गमन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण अभिवहन के रूप में जाना जाता है। ये हवा के ऊर्ध्वाधर गमन से अधिक महत्वपूर्ण है। ये मध्य अक्षांश में रोजाना मौसम की अधिकता, दैनिक भिन्नता उससे जो मुख्यतः अभिवहन है उसके कारण ही होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, उत्तरी भारत में चलने वाली स्थानीय हवा लू संवहन की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्मकालीन में उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्तरी भारत के में स्थानीय हवा लू की उत्पत्ति का अभिवहन करती है, ठीक है। इस प्रक्रिया का उदाहरण होती है, राइट। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तरी भारत में चलने वाली स्थानीय हवा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था हमने, क्या बताया इसमें? बताया कि ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये गलत हो जाएगा। पूछे कौन सा गलत है, तो आपका कौन सही नहीं है? तो हमारा 2, 3 सही नहीं है, सी हमारे सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 का सी। 90 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वर्तमान वातावरण के विकास के साथ निम्नलिखित में से कौन से चरण कारक संबंधित हैं? ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 का? सभी कारण जो यहाँ पर संबंधित हैं इसके, जो हमारे वातावरण, पृथ्वी का वातावरण है उसके, जो आपका प्रारंभिक वायुमंडल का ब्लोक, ठीक है, पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, राइट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा 91। निम्नलिखित में से कौन सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी एक भू-आब है? ठीक है, कौन सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी एक भू-आब है? तो इसमें बताना है आपको, राइट। ये सिद्ध करते हैं क्षितिज, ठीक है, सूर्योदय का शुरुआत, सूर्योदय एवं सूर्यास्त और ग्रहण, ये सभी जो होते हैं ये सभी सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी एक भू-आब है, राइट। डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भू-आब जिसको गोएड बोलते हैं, ये पृथ्वी की विशेष गोलाकार आकृति होती है। ये एक ऐसा गोला होता है जिसके दोनों सिरे चपटे होते हैं, ठीक है। ये इस तथ्य को सिद्ध करते हैं, कुछ साक्ष्य बताते हैं, जैसे कि दूरस्थ स्थिति होती है, ठीक है, उसमें प्रत्येक स्थान पर वृत्ताकार होना, राइट। विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का अलग अलग समय पर होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो पश्चिम है वो पूर्व की ओर घूमती रहती है, इसलिए क्या पूर्व में स्थित जो आपका स्थान है वो पश्चिम में स्थित स्थानों की तुलना में सूर्योदय के जो दर्शन है पहले करते हैं, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। यदि पृथ्वी चपटी होती तो क्या सूर्य की जो सूर्योदय है उसमें सूर्य पूरी दुनिया में एक साथ नहीं होते दिखाई देते हैं, राइट। तो ये सभी आपके कारण हो, तो डी यहाँ से इसका आंसर होगा। भू-आब क्या था मैंने आपको ये बताया, ठीक है। 92 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से मानव अधिवास प्रतिरूप को 18वीं और 19वीं शताब्दी के धरोहर माना जाता है तथा रक्षा के प्रयोजन में एक ही स्थल पर अधिकतम एकत्रण का नैसर्गिक परिणाम कहा जाता है। इनमें से किसे, ठीक है, किस प्रतिरूप को? करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 92 का डी, वृत्ताकार प्रतिरूप को, राइट। देखो केवल किसी क्षेत्र के जो कि भौतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है उसके आधार पर ही मानव के अधिवासों के प्रतिरूप को, आकार को, व्यवस्थापन निर्धारित करते हैं, ठीक है। 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पवन तथा वायुमंडलीय दाब से उत्पन्न जल की गति को ज्वार कहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? गलत हो जाएगा। खगोलीय प्रभाव, ठीक है, खगोलीय प्रभाव के फलस्वरूप गतिमान जल की घटना, ठीक है, जो महोर्मी होती है इसे कहा जाता है। महोर्मी ज्वार की तरह निर्मित रूप से होती है, होने वाली परिघटनाएं नहीं होती है, तो आपका ज्वार गलत हो जाएगा। जब ज्वार महासागर के मध्य में स्थित द्वीप में टकराते हैं तो उनकी तीव्रता उच्च हो जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। मध्यद्वीपीय जब इससे टकराएंगे, है ना, तो यहाँ पर वे कम ऊंचे हो जाते हैं, टकराएंगे तो कम ऊंचे हो जाएंगे, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, उच्च नहीं होता है। तीसरा, बृहद ज्वार सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल खींचे जाने के परिणाम से उत्पन्न होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, सही कौन सा है? तो ओनली 3 सही, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय जल की लवणता तापमान को समानुपाती होती है, ठीक है, क्या होती है इसके समानुपाती होती है? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अरब सागर की सतह के समीप लवणता बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये आपका गलत होगा, क्योंकि अरब की सतह है उसके पास लवणता बंगाल की खाड़ी की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि अरब सागर पर वाष्पीकरण कहीं अधिक होता है और इसमें नदियों का जो अपवाह है उसकी तुलनात्मक रूप से ये कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा गलत कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी। 95,
ये देखो किसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है किसी जो आपके क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है ना, तो इसके बारे में किसी की बात कर रहा है, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसको रीड करके, राइट। तो रीड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर इसका आएगा समताप मंडल, क्योंकि वायु मंडल में गैसों का एक मिश्रण तथा जो पृथ्वी है इसके चारों ओर घेरे हुए वह मंडल की सबसे निचली सतह पर हवा का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। तो समताप मंडल के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये समताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर से आरंभ होता है, ठीक है। तो तब 50 किलोमीटर से 31 मील तक यहाँ पर विस्तार होता है। यह न केवल काफ़ी ठंडा बल्कि ये मेघ रहित भी होता है, राइट। तो आपको याद रखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ कुछ बातें याद रखनी जो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध करना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध करना है, तो इसको देखते हैं। इसका जो मैप रहेगा वो भी मैप मैं आपको यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक है। दोनों जो मैप हैं, ऊपर वाला भी मैप था और इसको भी, दोनों को मैप मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ मैं फिर भी बता देता हूँ उसको। ओमान, मालदीव, सेशेल्स और रियूनियन द्वीप, ठीक है। तो देखो इसको मैप अगर मैच करेंगे अगर, तो हमारा आएगा, पहला आपका यहाँ से आएगा ओमान, ठीक है। पहला क्या आएगा, ओमान। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा मालदीव। तीसरा क्या होगा आपका सेशेल्स। चौथा आपका रियूनियन द्वीप होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मैच करना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला 97 नंबर क्वेश्चन। आपकी मित्र ने हाल ही में एक परीक्षा दी तथा उसमें नई दिल्ली में देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आप कहाँ से आप जाना चाहते हैं और किस साइट से आप जाएंगे, तो आपको कौन से ये पास पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये रीड करेंगे, है ना। वह नई दिल्ली से सर्वाधिक दूर जाना चाहती है। वह चारों स्थानों पर विचार कर रही है कि जकार्ता, शंघाई, बैंकॉक तथा यांगून। उसे जानकारी नहीं कि वह अपने आसपास की यात्रा गंतव्य विषय का सुझाव जाना चाहती है, क्योंकि वह आप इस यूपीएससी उम्मीदवार हैं। आपको विश्व मानचित्र की अच्छी जानकारी, इसलिए इनमें से कौन सा स्थान दिल्ली से सर्वाधिक दूर है, दिल्ली से मैक्सिमम दूरी पर कौन सा स्थान है, सीधे से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप हमारा जो आंसर होगा 97 का, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, जकार्ता, ठीक है। जकार्ता क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी का, ठीक है। जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है तथा सबसे बड़ा शहर है, जो जावा द्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये देश का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है, ठीक है। ये नई दिल्ली तथा जकार्ता के बीच 5008, ठीक है, 5008.28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्या है, 98 नंबर क्वेश्चन। ये आप जो ग्लोब देखेंगे, ग्लोब से आपको समझ आ जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परत अपर्दन का तात्पर्य वनस्पति से रिक्त किसी भूमि के विस्तार की मृदा की पतली परत की एक गति क्षरण से है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, पहला आपका यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा, जो वर्षा की अवधि की तीव्रता, वर्षा की अवधि तथा तीव्रता में अधिक वृद्धि होती रहती है, तो वो क्या अफवाह की मात्रा में तेजी बढ़ती रहती है, तो परत अपर्दन और नलिका अपर्दन के रूप में ले लेता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 98 का, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वर्षा की अवधि तीव्रता के साथ साथ अफवाह की जो मात्रा में वृद्धि होती है, तो विरल या रेल जो अपर्दन है उसकी अवनालिका में अपर्दन का रूप ले लेता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो अवनालिका अपर्दन, इसका नहीं। अवनालिका अपर्दन क्या होता है, ये होता है जब अवनालिका किसी अवनालिका को आमतौर पर भूमि के एक दूसरे से खुदे हुए स्थान के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। अवनालिका यहाँ पर नहीं होगा, तो ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा। देखते हैं पूछता क्या है इसमें, 98 में पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है, तो ओनली हमारा वन करेक्ट था, ठीक है। क्या था, ओनली वन यहाँ पर करेक्ट था। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण चीन सागर के चारों ओर स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, ठीक है। तो ये चारों आंसर हो जाएंगे। लाओस यहाँ पर इसका नहीं होगा, राइट। दक्षिण चीन सागर एक क्या सीमांत सागर है, जो प्रशांत सागर का एक भाग है, ठीक है। ये करीमाता तथा मलक्का जलसंधि से जो ताइवान है वो जलसंधि को यहाँ पर क्या है आच्छादित करता है, उस क्षेत्र को आच्छादित करता है, राइट। दक्षिण चीन सागर को घेरने वाले देश फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, ताइवान, ब्रुनई, चीन, इंडोनेशिया, ये सब यहाँ पर शामिल है इसमें, ठीक है। यहाँ पे लाओस नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अफ्रीका में उत्तर पश्चिम के हिस्से तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय मानसून क्या जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय महाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर जो पूर्वी हिस्से है उसमें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो क्या है, मैं बोला दक्षिण बोला उत्तर पश्चिम में, राइट। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, उत्तर पूर्वी। भूमध्यसागरीय जलवायु को गर्म, शीतोष्ण, मध्य अक्षांशीय रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, बी यहाँ से 100 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका मेंटरशिप का टेस्ट नंबर 2 था, ठीक है, टेस्ट नंबर 2 था, ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा कर दिया। ठीक है, जल्दी टेस्ट नंबर 3 आएगा तो वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा, और जो विजन का टेस्ट चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, और जो दृष्टि का चल रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मेंटरशिप चल रहा है ये भी आप, तो 3 जो यूपीएससी के 3 टेस्ट सीरीज में चला रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों, तो आप यहाँ पर देखते चलिए। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो मैप बचे हैं या कुछ क्वेश्चन का डाउट है आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।